हूँ। हाँ, फटाफट से शुरू करते हैं। सॉलिड स्टेट 12th क्लास 1 शॉट में चैप्टर को खत्म करना है। आर यू रेडी? यस मेरा बच्चा, पार्टी सब थे। कॉपी पेन लेके बैठना, प्लीज नोट करते रहना, ठीक है। तो चलो सबसे पहले तो क्लासिफिकेशन पर आते हैं। सॉलिड स्टेट में सबसे इंपॉर्टेंट है क्लासिफिकेशन। सॉलिड का क्लासिफिकेशन कैसे किया गया है? तो सॉलिड का क्लासिफिकेशन जो है दो तरीके से करते हैं। एक तो होता है क्रिस्टलाइन सॉलिड और दूसरा कौन सा होता है? एमोर्फस सॉलिड। और इनके ऊपर डेफिनेटली आप लोगों को क्वेश्चन आएगा कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन क्रिस्टलाइन एंड एमोर्फस, ठीक है। क्रिस्टलाइन ना रियल सॉलिड होता है, एमोर्फस रियल सॉलिड नहीं होते। जैसे कांच देखा आपने, कांच दिखने में सॉलिड लगता है बट वो रियल सॉलिड नहीं है, वो स्यूडो सॉलिड है, ठीक है। तो कांच में रेगुलर अरेंजमेंट नहीं होती, ठीक है। सो बहुत सारी चीजें जो कि कांच को सॉलिड की जैसी दिखाती हैं बट एक्चुअली वो सॉलिड होता नहीं है, उनको हम लोग एमोर्फस सॉलिड कहते हैं। क्या कहते हैं? एमोर्फस सॉलिड कहते हैं। तो दो कैटेगरी बना दी, एक तो क्रिस्टलाइन और एक एमोर्फस। जैसे आपने चेयर देखी है कभी? प्लास्टिक की जो चेयर होती है वो देखो, वो भी सॉलिड होती है, आप बैठते हो उसके ऊपर। लेकिन प्लास्टिक और प्लास्टिक के जो भी सामान होते हैं, जो चेयर होती है, प्लास्टिक का जो भी सामान बना होता है वो क्रिस्टलाइन सॉलिड यानी रियल सॉलिड नहीं होता, वो एमोर्फस सॉलिड होता है। अब ना व्हाट इज द लॉजिक, कैसे पता करें, तो मैं आपको समझाता हूं। देखिए क्रिस्टलाइन सॉलिड की ना एक डेफिनेट शेप होती है, ठीक है, एक डेफिनेट शेप होती है। लॉन्ग रेंज ऑर्डर डिसिप्लिन भी होता है, मतलब उसमें जो एटम होते हैं वो बड़ी डिसिप्लिन तरीके से लॉन्ग रेंज के लिए अरेंज्ड होते हैं। जैसे कि यहां पर आपको दिखाई दे रहा है, देखो क्वार्ट्ज लॉन्ग रेंज के लिए डिसिप्लिन अरेंजमेंट होता है। ऐसे रहेगा तो कंटिन्यूसली यही चैन चलती जाएगी, टूटेगा नहीं कहीं भी। ये जो प्रोग्रेस हो रही है, ये जो एटम की अरेंजमेंट है एज इट इज ऐसी रहेगी लॉन्ग रन तक। समझ में आ रहा है? ये इनकी खास बात होती है क्रिस्टलाइन की। इसके अलावा उनका शार्प मेल्टिंग पॉइंट होता है ना, दिस पॉइंट इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट। अगर मैं बोलूं कि देखो नमक NaCl उसका 800 डिग्री सेल्सियस मेल्टिंग पॉइंट है, तो वो 800 डिग्री सेल्सियस पे मेल्ट हो जाएगा पूरा। जब तक वो पूरा मेल्ट नहीं होता वो 800 डिग्री सेल्सियस ही रहेगा। उसका एक शार्प मेल्टिंग पॉइंट होता है। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड का शार्प मेल्टिंग पॉइंट होता है। एक शार्प मेल्टिंग पॉइंट पर वो क्या होते हैं? यस, क्या हो जाते हैं? मेल्ट हो जाते हैं। और इनकी जो शार्प एज होती है वो भी शार्प होती है। कट करते पर आपको बहुत ज्यादा शार्प एज मिलेगी उनकी, जैसे कि आपको दिखाई दे रहा है सब लोग। जब आप इसको कट करोगे ना तो शार्प एज मिलेगा आपको। ये एमोर्फस के लिए नहीं, पहले क्रिस्टलाइन की डिस्कशन कर रहे हैं तो क्रिस्टलाइन के लिए आपको दिखाया, इनकी बहुत ही शार्प एज आपको दिखाई देती है। तो ये क्रिस्टलाइन की खास बात होती है। और ये सारे के सारे कैसे होते हैं? एनाइसोट्रॉपिक होते हैं नेचर में, एनाइसोट्रॉपिक नेचर में होते हैं। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एनाइसोट्रॉपिक? मतलब अलग अलग डायरेक्शन में अलग अलग प्रॉपर्टीज देखने को मिलेंगी। मजे की बात देखो, इनके रेगुलर और एकदम डेफिनेट अरेंजमेंट होती है एटम की, फिर भी अलग अलग डायरेक्शन में आपको अलग अलग, जैसे कि अगर आप कोई लाइट को इंसिडेंट करवाते हो तो इनकी जो इंडेक्स होती है वो अलग अलग होती है। तो यहां पर है ना, ये एनाइसोट्रॉपिक होते हैं। समझ में आ गया? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ये सवाल काफी बार पूछा जाता है, क्रिस्टलाइन सॉलिड एनाइसोट्रॉपिक होते हैं जबकि एमोर्फस सॉलिड आइसोट्रॉपिक होते हैं। तो ये पहली चीज याद रखो, क्रिस्टलाइन सॉलिड डेफिनेट शेप की होती है, लॉन्ग रेंज ऑर्डर होता है, शार्प मेल्टिंग पॉइंट होता है। अगर आप उनको काटने जाओगे तो उनकी शार्प एजेस मिलेंगी। और ये एनाइसोट्रॉपिक होते हैं। एनाइसोट्रॉपिक का मतलब होता है अलग अलग डायरेक्शन में अलग अलग इनकी क्वालिटीज मिलेंगी। जैसे वो जो इंडेक्स बोलते हैं, फिजिक्स में पढ़ते हो ना आप लोग, रेफरल इंडेक्स एंड ऑल, वो सारी डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन में डिफरेंट मिलती है। सबको समझ में आ गया? और सबसे लास्ट बात है इसकी, ये ट्रू सॉलिड कहलाते हैं। दिस इज कॉल्ड रियल और ट्रू सॉलिड, ठीक है। सबको समझ में आ गया? यस। अब हम चलते हैं एमोर्फस सॉलिड की तरफ। एमोर्फस सॉलिड का क्या है? एक तो इररेगुलर शेप है, इनकी शेप रेगुलर नहीं होती, इररेगुलर शेप होती है। दूसरी, शॉर्ट रेंज के लिए ऑर्डर होता है, मतलब ऑर्डर कभी भी मिस हो सकता है। ये ज्यादा लंबे टाइम तक एटम डिसिप्लिन को फॉलो नहीं करते, कभी भी वो तोड़ सकते हैं। अगर आप इस स्ट्रक्चर को देखो, यहां पर पूरा डिसिप्लिन टूट चुका है, तो रेगुलर अरेंजमेंट नहीं होती यहां पर एटम्स की। इसके अलावा इनका मेल्टिंग पॉइंट शार्प नहीं होता, इनका मेल्टिंग पॉइंट एक्चुअली कैसा होता है? लॉन्ग रेंज में। मतलब अगर मैं बोलूं कि प्लास्टिक 1000 डिग्री सेल्सियस पे मेल्ट हो रहा है, तो वो 1000 डिग्री सेल्सियस पे मेल्ट होना शुरू होगा, है ना, और वो धीरे धीरे करके 1200-1300 डिग्री सेल्सियस तक पूरा मेल्ट होगा। ये इनकी खास बात है, लॉन्ग रेंज होती है मेल्टिंग पॉइंट की, एक शार्प मेल्टिंग पॉइंट इनका नहीं होता, ठीक है। इसके अलावा यहां पर जब आप कट करने जाओगे तो ये इनका इररेगुलर एजेस होते हैं। आपने कभी कांच को काटा है तो आप कांच को कभी भी काट के देखना, आपको इररेगुलर एजेस मिलेंगे। इज दिस क्लियर? रेगुलर एजेस नहीं होते हैं। कांच देखना, उसकी जो सरफेस काटने के बाद उसकी सरफेस एकदम स्मूथ नहीं होती है। तो ये
जब आपको ऐसा देखने को मिले तो इसका मतलब वो एमोर्फस सॉलिड है, एमोर्फस की बात कर रहे हैं। इसके अलावा ये नेचर में आइसोट्रॉपिक होते हैं। आइसोट्रॉपिक का क्या मतलब है, किसी भी डायरेक्शन में चले जाओ, अरेंजमेंट तो इरेगुलर, इसका मतलब सभी डायरेक्शन में आपको जो ये रेफरल इंडेक्स वगैरह जो भी प्रॉपर्टीज होती है वो सेम ही मिलेंगी आपको। तो ये क्या होते हैं, आइसोट्रॉपिक होते हैं, और इनको हम लोग क्या कहते हैं, सूडो सॉलिड भी कहते हैं, और इनको सुपर कूल्ड लिक्विड भी कहते हैं, जैसे एग्जांपल के तौर पे ग्लास। तो आपको ये किस किस को 1 2 3 4 5 6 के 6 पॉइंट याद हो गए। जस्ट राइट डाउन चैट सेक्शन किस किस को 6 के 6 पॉइंट याद हो गए। जॉस्टॉक रॉक्स, या 8 लाख बच्चों ने देख लिया अभी तक, 8 लाख लोगों ने 2 दिन के अंदर। तो आप देखो, और इनकी खास बात क्या होती है पता है, कि कांच ऐसे होते हैं कि धीरे धीरे सुपर कूल्ड लिक्विड होते हैं, धीरे धीरे नीचे थिकनेस बढ़ती जाती है, क्योंकि ये ना लिक्विड ही तो है, धीरे धीरे बहते हुए नीचे आ जाते हैं, तो कांच नीचे से मोटा होने लगता है। किस किस को समझ में आ गया ये, किस किस को लगता है यस सर आई गॉट इट, यो बहुत बढ़िया। कैन पीसीबी स्टूडेंट ज्वाइन आईएससी बेंगलोर, हाँ शायद कोई ना कोई तो कोर्स होगा ही। किस किस को समझ में आ गया, जस्ट राइट डाउन चैट सेक्शन। किस किस को सारे के सारे पॉइंट एकदम क्लियर हो गए, जस्ट राइट डाउन चैट सेक्शन, लिख के बताओ मुझे जल्दी से एक बार। बच्चा पार्टी, तो मैं हर बार आपसे पूछूंगा आप लोग क्लैरिटी है कि नहीं है। सारा दिन जब वैलेंटाइन बनवा लो तुम लोगों से, है ना, लेकिन तुम पढ़ना है और जवाब भी देना है। आज मैं तुमसे पूछूं तुम्हारी गर्लफ्रेंड का नाम क्या है, बॉयफ्रेंड का नाम क्या है, तुमने किसको प्रपोज मारा, तुरंत बता दोगे। पर मैं पूछूंगी किस किस ने पढ़ाई की, पूरा चैप्टर करा, बस वहां पे तुम्हारी सेटिविटी गुल हो जाती है। आज हम लोग सेटिविटी गुल नहीं करेंगे, और आज हम लोग पूरा चैप्टर करके जाएंगे। यस, वीपीएल का फिनाले कल होगा भाई, कल होगा। चलो, तो अब हम लोग आगे चलते हैं, नेक्स्ट जरा चेक करते हैं आगे क्या है, और एक एक टॉपिक का जवाब मैं आपसे पूछूंगा, आपने किया कि नहीं किया, समझ में आया कि नहीं आया। अब देखो, क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड। अब हमें तो इस चैप्टर में क्या पढ़ना है, सॉलिड तो पढ़ना है, और हम लोग ट्रू सॉलिड पढ़ेंगे ना, नकली वाले सॉलिड क्यों पढ़ेंगे। सो इन दैट केस हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड, क्योंकि ये ट्रू सॉलिड होते हैं। इनको 4 पार्ट में डिवाइड करते हैं, एक तो मॉलिक्यूलर सॉलिड, आयनिक सॉलिड, मेटालिक सॉलिड एंड कोवलेंट सॉलिड। 4 तरह के होते हैं, ठीक है। तो याद करो, मॉलिक्यूलर सॉलिड, आयनिक सॉलिड, मेटालिक सॉलिड एंड कोवलेंट सॉलिड, 4 तरह के होते हैं ये, ठीक है। तो चलो एक एक करके सबको देख लेते हैं। सबसे पहले तो जो मॉलिक्यूलर सॉलिड होता है, ठीक है, जरा समझना मॉलिक्यूलर सॉलिड की क्या खास बात होती है। मॉलिक्यूलर सॉलिड बेसिकली मॉलिक्यूल से बनते हैं, ठीक है। मॉलिक्यूल का मतलब हो गया CO2, ऐसे करके CO2 एक मॉलिक्यूल है, उससे बनेंगे। तो बेसिकली मॉलिक्यूलर सॉलिड सबसे पहले तो वो नॉन पोलर होते हैं। आप खुद ही अंदाजा लगाओ, CO2 है, ठीक है। तो इनको आप 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हो। मॉलिक्यूलर सॉलिड नॉन पोलर भी हो सकते हैं, पोलर भी हो सकते हैं, और हाइड्रोजन बॉन्डेड भी हो सकते हैं। तो मॉलिक्यूलर सॉलिड को 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया, नॉन पोलर, पोलर एंड हाइड्रोजन बॉन्डेड। तो चलो अब हम मॉलिक्यूलर सॉलिड को पढ़ते हैं कि नॉन पोलर में कौन आता है, पोलर में कौन आता है, हाइड्रोजन बॉन्डेड में कौन आता है। तो चलो सबसे पहले तो जो नॉन पोलर होते हैं, नॉन पोलर का मतलब पोल जनरेट ही नहीं हो रहे, प्लस और माइनस है ही नहीं, तो लो जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है मॉलिक्यूल के बीच में बहुत वीक है, इसका मतलब वो क्या होंगे, सॉफ्ट होंगे। आर यू गेटिंग माय पॉइंट। तो ऐसे सॉफ्ट होते हैं। और दूसरी बात, इंसुलेटर होते हैं, मतलब वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करते, इंसुलेटर होते हैं, और उनकी जो मेल्टिंग पॉइंट होती है बहुत लो होती है। अब ये कैसे पता मुझे, यार नॉन पोलर है, पहली बात तो पोल्स ही नहीं है, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है नहीं, तो सॉफ्ट होंगे। इंसुलेटर क्यों है, क्योंकि पोल्स नहीं है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं है, तो मेल्टिंग पॉइंट इनका कम होगा। इसके अलावा अगर कोई पूछे कि इनमें कौन सा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, तो उसमें लंडन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। खत्म हो गई कहानी। लंडन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है, लंडन डिस्पर्जन फोर्स, है ना। बेसिकली क्या होता है, लंडन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है स्पेशली क्राउडीनेस की वजह से, मतलब जो बहुत ज्यादा मॉलिक्यूल्स है तो वो क्राउडीनेस की वजह से पास आ जाते हैं, उसको लंडन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कहते हैं। इज दिस क्लियर? यस। और फाइनली एग्जांपल देखना चाहो तो जैसे I2 का एग्जांपल आप नॉन पोलर, आयोडीन का एग्जांपल, आपने कैम्फर देखा है, कैम्फर का एग्जांपल भी ले, आयोडीन का एग्जांपल हो गया, CO2 का एग्जांपल हो गया, ऑर्गन का एग्जांपल हो गया, CCl4 का एग्जांपल हो गया, ये सारे के सारे नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड है। तो किस किस को एग्जांपल याद हो गए, नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड। कम ऑन डूड, राइट इट डाउन राइट नाउ। नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड किस किस को याद हो गए, लिखो अभी चैट सेक्शन में, लिखते नहीं हो तुम लोग। अदिति चौबे लिख रही है, बस उसको याद हुआ है। अदिति चौबे को याद हुआ है क्या, और किसी को याद नहीं हुआ? गुंजन भी कह रही है मेरे को याद हो गया, रमन कह रहा है मेरे को याद हो गया, और नीरज कह रहा है याद हो गया, और गुंजन, दिलबर पाल, क्या नाम रखे हो तुम। तो कल तो तुम जब प्रपोज मारने जाओगे
तो क्या बोलोगे तुम? दिलबर पार, नाम देखो दिलबर पाल, सही है नाम, अच्छा है दिलबर। कैसे कहो आई लव यू, मैं दिलबर, मैं तेरा दिलबर नहीं, नाम भी बड़ा इंटरेस्टिंग रखेगा, मैं तेरा दिलबर। याद हो गया? चलो, तो मॉलिक्यूलर नॉन पोलर सॉलिड के बाद चलते हैं मॉलिक्यूलर पोलर सॉलिड की तरफ। पोलर सॉलिड भी एक्चुअली सॉफ्ट ही होते हैं, ठीक है, एज कंपेयर टू दैट वो हार्ड होते हैं बट वैसे सॉफ्ट होते हैं। और उसके अलावा ये इंसुलेटर होते हैं, प्रॉपर्टीज मैच ही कर रही हैं, ज्यादा कुछ खास फर्क नहीं है, बट यहां पर उनका मेल्टिंग पॉइंट बहुत कम होता है क्योंकि वो नॉन पोलर है, ये पोलर है, तो मेल्टिंग पॉइंट उनसे ज्यादा होता है, पर वैसे कंपैरिजन में कम ही होता है, ठीक है। और इनमें कौन सा इंटरेक्शन होता है? डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन, क्योंकि यहां पोल जनरेट हो रहे, तो डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन यहां पर फीड होता है। एग्जांपल देखोगे तो HClSO2, ये ऐसे एग्जांपल है बेसिकली जो पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड कहलाते हैं। समझ में आ गया? HClSO2 पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड कहलाते हैं। चलो अब हाइड्रोजन बॉन्डेड की बात करते हैं। जो हाइड्रोजन बॉन्डेड होते हैं वो हार्ड है, हार्ड होंगे, बट ये भी इंसुलेटर ही होंगे, ठीक है। लो मेल्टिंग पॉइंट ही होता है, इतना ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट नहीं है, लेकिन इनसे ज्यादा होता है। इसके अलावा क्या है? हाइड्रोजन बॉन्ड से ये एक दूसरे से अट्रैक्टेड होते हैं, और एग्जांपल के तौर पे H2O, आइस भी तो एक सॉलिड होती है ना। तो अगर बोले H2O क्या है? H2O हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड है। HCl क्या है? पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड है। और अगर मैं बोलूं CO2 क्या है? वो नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड है। समझ में आया? बल्ले बल्ले। तो अब हमारा क्लासिफिकेशन में आगे चलते हैं। नेक्स्ट है आयोनिक सॉलिड। अगला क्या है? आयनिक सॉलिड। और ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, ये हार्ड होते हैं बट ब्रिटल होते हैं। आयनिक सॉलिड हार्ड होते हैं बट ब्रिटल होते हैं। इसके अलावा ये इंसुलेटर होते हैं सॉलिड स्टेट में, लेकिन अगर आप इनको मोल्टन स्टेट में डालोगे या एक्वा स्टेट में डालोगे तो ये कंडक्टर की तरह काम करते हैं। ये इनकी इंटरेस्टिंग है। नमक का एग्जांपल ले सकते हो। नमक समझते हो? नमक, सॉल्ट। सॉल्ट इज द एग्जांपल ऑफ आयोनिक सॉलिड। सॉल्ट इज द एग्जांपल ऑफ आयोनिक सॉलिड। वो हार्ड होता है बट ब्रिटल होता है, ठीक है। इंसुलेटर होता है सॉलिड स्टेट में, बट कंडक्टर होता है मोल्टन स्टेट में, एक्वा स्टेट में। आपको पता होगा नमक जो होता है, नमक अगर आप उसको एक्वा स्टेट में डाल दोगे या मोल्टन स्टेट में कर लोगे तो वो कंडक्टर की तरह काम करता है, उसमें इलेक्ट्रिसिटी पास हो सकती है। समझ में आया? उसके अलावा हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है इनका। ऑब्वियसली नमक का मेल्टिंग पॉइंट सबको पता है। और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कौन सा होता है? क्योंकि वो आयनिक सॉलिड है, तो प्लस और माइनस कैटायन और आयन बनेगा, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। समझ में आता है? इसके अलावा और क्या खास बात है? एग्जांपल देख लो। NaCl, नमक इज द एग्जांपल ऑफ आयनिक सॉलिड। ZnS, जिंक सल्फाइड एंड कैल्शियम फ्लोराइड, दीज आर द एग्जांपल ऑफ आयनिक सॉलिड। सबको याद हो गया? बल्ले बल्ले। एंड फाइनली अगर आप जाओ तो एग्जांपल है आपके सामने है। उसके बाद चलते हैं हम लोग नेक्स्ट मेटालिक सॉलिड की तरफ। ये हार्ड है बट मैलिएबल होते हैं और डक्टाइल होते हैं। अरे ये तो सिंपल सी बात है। मैलिएबल मतलब पतली पतली शीट में उनको बनाया जा सकता है, और डक्टाइल होते हैं मतलब पतली पतली तारें बनाई जा सकती हैं। मैलिएबल और डक्टाइल होते हैं। इसके अलावा कंडक्टर होते हैं, बहुत ही बढ़िया कंडक्टर होते हैं, सबको पता है। इसके अलावा उनकी मेल्टिंग पॉइंट भी बहुत ज्यादा होती है। मेटालिक सॉलिड की बात करें हम लोग, सिल्वर ले लो, गोल्ड ले लो, कॉपर ले लो। समझ में आ गया? उसके अलावा इनमें मेटालिक बॉन्ड होते हैं। एंड फाइनली अगर आप एग्जांपल देखना चाहो तो आयरन हो गया, कॉपर हो गया, सिल्वर हो गया, गोल्ड हो गया, दीज आर द एग्जांपल ऑफ मेटालिक सॉलिड्स। याद आ गया सब लोगों को? यस। इनमें क्या होता है? इन पे कार्नेल होता है और इलेक्ट्रॉन होते हैं, और कुछ नहीं। और इलेक्ट्रॉन और कार्नेल की वजह से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, और कुछ नहीं। सो इसको मेटालिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कहते हैं। और आखिरी हमारे पास कोवेलेंट सॉलिड। नाउ दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। ये हार्ड है बट ग्रेफाइट उसमें सॉफ्ट है। ग्रेफाइट एक एग्जांपल है जो कि एक्सेप्शन, जो कि सॉफ्ट है, ठीक है। इसमें ये इंसुलेटर है लेकिन ग्रेफाइट कंडक्टर होता है। कोवेलेंट सॉलिड में आप गोल्ड आप ले सकते हो एग्जांपल उसका डायमंड का। डायमंड इज अ कोवेलेंट काइंड ऑफ सॉलिड, ठीक है। वो तो बहुत हार्ड होता है, बहुत हार्ड है ना। सो फाइनली ऐसे एग्जांपल आप लोग ले सकते हो। इसके अलावा क्या है? इनकी मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई होती है। इसके अलावा क्या है? ये कोवेलेंट बॉन्डिंग होती है, इनमें कोवेलेंट बॉन्डिंग होती है। और एग्जांपल के तौर पे जैसे क्वार्ट्ज यानी कि मिट्टी, SiO2, डायमंड, ग्रेफाइट, ये एग्जांपल कोवेलेंट सॉलिड्स में आते हैं। तो उनमें ग्रेफाइट थोड़ा सा एक्सेप्शनल, ग्रेफाइट सॉफ्ट होता है, ग्रेफाइट कंडक्टर होता है, ग्रेफाइट की मेल्टिंग पॉइंट थोड़ी कम होती है। लेकिन अगर आप डायमंड की देखोगे तो मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा होती है और कोवेलेंटली बॉन्डेड होते हैं, जैसे एग्जांपल के तौर पे नीचे लिखा हुआ है। तो ये डायमंड का एग्जांपल है जो कि कोवेलेंट सॉलिड होता है। तो मालूम पड़ गया। अब चलते हैं ग्रेफाइट। देखो आपके सामने ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड, वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड, ये हार्ड वो सॉफ्ट बट कार्बन की बने हुए हैं, है ना। इंटरेस्टिंग। यस। अब हम चलेंगे क्रिस्टल लैटिस यूनिट सेल की तरफ।
क्रिस्टल लैटिस यूनिट सेल की तरफ चलते हैं। अब ये बताओ कि रोहित कह रहा है कि ये क्या है, ए स्क्वायर दिल टूटा पी स्क्वायर। कौन है पी स्क्वायर है? ये किसका नाम लिख रहा है? मेरे को ऐसे ही जोड़ रहा है किसी के साथ। तो यहां पर जरा एक बात बताओ, तुम आगे बढ़ते हैं उससे पहले आप लोग बताओ कि किस किस का दिल टूट चुका है, अब उनका भरोसा उठ गया प्यार से और अब पढ़ाई पे ध्यान देंगे। जस्ट राइट डाउन चैट सेक्शन। किस का दिल टूट चुका है अब वो सिर्फ पढ़ाई पे ध्यान देंगे और बाकी सब छोड़ देंगे, दिन दुनिया सब छोड़ देंगे, अब हम बस सिर्फ पढ़ाई पे ध्यान देंगे। जस्ट राइट डाउन ऐसे मी मेरा, अच्छा somebody से मेरा आपका अच्छा सही बात है। तो तुम्हारे लिए गाना पेश है, दिल टूटा नीली आंखों में ये दिल टूटा महबूबा छोड़ो रे यार। चलो आगे चलते हैं। अब आगे चलते हैं, नेक्स्ट है हमारे पास क्रिस्टल लैटिस क्या होता है, यूनिट सेल क्या होते हैं। तो जरा देखो सबसे पहले क्रिस्टल लैटिस क्या होता है। लैटिस का मतलब समझते हो कि जब एटम को हम लोग रेगुलरली, अगर देखो एटम पॉइंट की तरह दिखाते हैं और इन एटम को हम लोग रेगुलरली लॉन्ग रेंज के लिए अरेंज करके इस तरह से दे, तो इस तरह से जो स्ट्रक्चर बनती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, लैटिस कहते हैं। और ये लैटिस पॉइंट है जिसपे एटम को रखा जाता है। तो मतलब समझो एक एटम को लैटिस पॉइंट की तरह दिखा के उनको रेगुलरली अरेंज करे लॉन्ग रन के लिए इस तरह से, तो उसे लैटिस कहा जाता है। समझ में आ गया? जैसे आप एग्जांपल के तौर पे आप अपने घर का एग्जांपल ले सकते हो। दीवार बनती है तो कैसे बनती है, देखा होगा, छोटी छोटी ब्रिक्स होती है, ब्रिक्स को रख के पूरी दीवार बनाई जाती है। और जो छोटी सी ब्रिक होती है ना, उसको यूनिट सेल कह सकते हो आप। तो छोटी छोटी यूनिट सेल के पूरा का पूरा क्रिस्टल लैटिस बनाया जाता है। इज दिस क्लियर? उसको क्रिस्टल लैटिस कहते हैं। तो अगर कोई पूछे द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ लैटिस which can repeated in all the direction to generate entire lattice is called unit cell. यूनिट सेल क्या है? लैटिस का सबसे छोटा वाला पार्ट जिसको अगर आप बार बार रिपीट करते रहोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, यूनिट सेल मिल जाएगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? सॉरी, लैटिस मिल जाएगा। समझ में आ गया? बहुत बढ़िया। इज दिस क्लियर? अब हम जरा चेक करते हैं पैरामीटर क्या है यूनिट सेल के। यूनिट सेल के पैरामीटर चेक करो। यूनिट सेल के पैरामीटर जरा देखो। एज लेंथ उनकी एबीसी से आप दिखा सकते हो और एंगल बिटवीन द एजेस उनको अल्फा बीटा गामा से दिखाते हो और इन्हीं को उनको क्या कहते हैं, पैरामीटर्स कहते हैं यूनिट सेल के। जरा ध्यान से इसको चेक करो, वो नीचे बना भी हुआ है। तो अगर मैं कहूं कि ये स्क्वायर के जैसी, अभी तो आपको रेक्टेंगल दिख रहा होगा, तो यहां पर एजेस चेक करो कौन सी है। ये ए है, तो ये वाली क्या है, ये बी है, तो ये वाली क्या है, ये सी है। समझ में आ गया? ए के सामने वाला एंगल अल्फा, तो ये बी के सामने वाला एंगल बीटा और सी के सामने वाला एंगल गामा। आ गया समझ में? ये इनको बोलते हैं सेल पैरामीटर्स। क्या बोलते हैं? सेल पैरामीटर्स। खुद भी बना सकते हो, बड़ी बात नहीं है। ए के सामने का एंगल होता है अल्फा, बी के सामने का एंगल होता है बीटा और सी के सामने का एंगल होता है गामा। आ गया समझ में? इस तरह से होता है। इनको यूनिट सेल पैरामीटर्स कहते हैं और इसी के बिहाफ पे आप अलग अलग तरह के क्रिस्टल सिस्टम पढ़ते हो। यहां से आपका चैप्टर शुरू होता है। पहला होता है क्यूबिक, मोस्ट सिमेट्रिकल क्रिस्टल सिस्टम है जिसमें एबीसी बराबर होते हैं और अल्फा बीटा गामा 90 डिग्री का होता है। ठीक है, एबीसी बराबर है, सारी एज लेंथ बराबर होती है और अल्फा बीटा गामा क्या होता है, 90 डिग्री का होता है। अब हम चलते हैं क्यूबिक के बाद चलते हैं टेट्रागोनल। ठीक है, सी के बाद टी। तो तुम जिस जो कल वैलेंटाइन पे सक्सेसफुल हो जाएगा वो क्या मारेगा, सीटी नहीं, याद करने का तरीका बता रहा हूं। ठीक है, अब जरा ध्यान से देखो, क्यूबिक, जरा ध्यान से समझना, क्यूबिक के बाद आता है टेट्रागोनल, सी टी। सी के बाद क्या आ रहा है, टी। समझ में आ गया? तो इसकी क्या खास बात है, इसमें एबीसी बराबर था, इसमें ए और बी बराबर होते, लेकिन सी ए बी के बराबर नहीं होता। लेकिन एंगल सारे के सारे 90 डिग्री के इक्वली होते हैं। यहां पर एंगल नहीं बदला, सिर्फ मैंने यहां पर क्या बदला है, एज की लेंथ। इसको टेट्रागोनल कहते हैं। अब आते हैं सीटीओ। ओ मतलब ऑर्थोरोम्बिक। अब ऑर्थोरोम्बिक क्या खास बात है, देखो यहां पर एबीसी बराबर था, यहां पर ए बी बराबर था, लेकिन सी बराबर नहीं था, यहां पर तीनों ही बराबर नहीं है। लेकिन मजे की बात, एंगल मैंने नहीं छेड़े, एंगल अभी भी 90 डिग्री है, 90 90 90 90। समझ में आ गया? तो यहां पर सीटीओ याद हो गया सब लोगों को? सब बोलो सीटीओ तो याद है। सीटीओ क्यूबिक टेट्रागोनल ऑर्थोरोम्बिक, सीटीओ सबको याद हो गया? जल्दी से लिखो, किस किस को याद हो गया? सीटीओ किसको याद हो गया? उसके बाद है महाराष्ट्र। सीटीओ के बाद है महाराष्ट्र।
सीटीओ किस किस को याद हो गया? सीटीओ, सीटीओ किस किस को याद हो गया? जस्ट राइट डाउन इन चैट सेक्शन। सीटीओ, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत हार्ड, बहुत हार्ड। तू लटका के मटका के चलती है बटका के नैन मेरा नहीं, कैसे कैसे गाने आ गए नहीं आजकल, तो हंसी आती है मेरे को। चलो सीटीओ हो गया। अब हम चलते आगे। सीटीओ के बाद आता है हेक्सागोनल। वैसे इसको यहां नहीं डालना चाहिए था, बट फिर भी डाल दिया, कोई बात नहीं। अब कहना यहां से तो तुम यहां पहुंच ही गए हो, फिर थोड़े एक स्टेप ऊपर चले जाओ, यही चीज यहां रिवाइड हो रही है। तो टेट्रागोनल के बाद हेक्सागोनल है। समझ में आ गया? टेट्रा मतलब 4, हेक्सा मतलब 6। हेक्सागोनल में क्या है? टेट्रागोनल के जैसी ही एक्सियल लेंथ है, लेकिन एंगल थोड़े डिफरेंट होते हैं। अल्फा बीटा 90 होता है, लेकिन गामा 120 होता है। सबको पता है हेक्सागोनल में तो एंगल सबको पता है, सारे बच्चों को पता होता है अल्फा बीटा 90 और गामा 120 होता है। ठीक है, ये हो गया आपके पास CTOH। उसके बाद आता है हेक्सागोनल के बाद क्या आता है? रोम्बोहेड्रल। ठीक है, MHHR, और ये रोम्बोहेड्रल। तो थोड़ा और ऊपर चले जाओ, देखो यहां पर सीन क्या है? ABC बराबर AB के बराबर, बट BC के बराबर नहीं है। ABC तीनों ही गायब हो गए। फिर नीचे आओगे ना तो ऊपर वाले के जैसा कॉपी हो रहा है। देखो फिर से AB बराबर, लेकिन C बराबर नहीं है। यहां पर आओ और ऊपर जाओ, ABC बराबर है, यहां भी ABC बराबर है। तो क्यूबी के बाद रोम्बोहेड्रल पर आ गए। लेकिन एंगल का सीन देखो जरा, अल्फा बीटा गामा बराबर है, लेकिन वो 90 डिग्री के इक्वल नहीं है। तो आप जब कंपैरिजन करना शुरू कर दोगे ना, तो आपको बड़े आसानी से समझ में आ जाएगा। ठीक है, अच्छा क्या लिख रहा है? सर आपकी गर्लफ्रेंड है, मेरी तो अदिति है। बेटा तू नाम भी लिख रहा है, उसने चाटा लगा दिया तो तेरे को चैट सेक्शन के अंदर। ये अदिति चौबे, सुना ना उसको एक बार है? चलो, तो अब हम आगे चलते हैं। फाइनली अल्फा बीटा गामा बराबर होता है, लेकिन वो 90 डिग्री के इक्वल नहीं होता है। समझ में आ गया? अब फाइनली आगे देखो, फिर आता है मोनोक्लिनिक। एक्चुअल में मोनोक्लिनिक ऊपर जाना चाहिए था, महाराष्ट्र बन जाता। फिर मोनोक्लिनिक ABC तीनों ही बराबर नहीं है। समझ में आ गया? इज दिस क्लियर? और एंगल देखो, अल्फा गामा 90, लेकिन बीटा 90 नहीं है। फाइनली लास्ट आता है ट्राइक्लिनिक, मोस्ट अनसिमेट्रिकल। मोस्ट अनसिमेट्रिकल, इसमें ABC बराबर भी नहीं है, अल्फा बीटा गामा भी 90 डिग्री के बराबर नहीं है। तो ये आपके 7 तरह के क्रिस्टल सिस्टम्स होते हैं। ठीक है, और फिर इसमें यूनिट सेल, जैसे सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, उसके बाद आती है सिंपल के बाद बॉडी सेंटर्ड, उसके बाद आती है फेस सेंटर्ड। इनको मिला दे तो टोटल 14 तरह के आपको क्रिस्टल ब्रेविस लैटिसेस मिलेंगे। 14 तरह के ब्रेविस लैटिसेस होते हैं। तो ये किस किस को याद हो गया? CTO, ठीक है, M ऊपर लिखते तो महाराष्ट्र बन जाता, MHRD भी बन सकता था। MHRT है ना, हमारे पोखरियाल जी। तो सिर्फ ये M को ऊपर डालना था, फिर सीक्वेंस सेट बैठ जाता है, ये ढंग से लिखा नहीं है। तो आपको क्या याद रखना है? CTO MHRT, उस वे से याद करोगे तो याद हो जाएगा आपको। लास्ट वाला तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। सिर्फ मोनोक्लिनिक को उठा के आपको कहां रखना है? यहां पर, चौथे नंबर पर। फिर उसके बाद कोई प्रॉब्लम नहीं है, H फिर R। बस ये मोनोक्लिनिक वाला ऊपर रख दो तो याद हो जाएगा। मोनोक्लिनिक में क्या है? ABC बराबर भी नहीं है, और अल्फा गामा 90, लेकिन बीटा 90 नहीं है। और आपको याद भी हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर सारे एंगल बराबर थे। फिर आपने क्या किया? 2 एंगल के बाद 1 एंगल किया। तो याद करना बेहद आसान है अगर आप M को ऊपर ले जाते हो। तो CTO MHRT इज माई शॉर्ट ट्रिक टू रिमेंबर। ये मेरी शॉर्ट ट्रिक है जिससे मैंने याद किया था। दिस इज माई शॉर्ट ट्रिक टू रिमेंबर। ठीक है, CTO MHRT। CTO मतलब ये क्यूबिक हो गया, ये टेट्रागोनल हो गया, ये ऑर्थोरोम्बिक हो गया, ये मोनोक्लिनिक हो गया, ये हेक्सागोनल हो गया, ये रोम्बोहेड्रल हो गया, और ये ट्राइक्लिनिक हो गया। मोस्ट सिमेट्रिकल क्यूबिक है, मोस्ट अनसिमेट्रिकल ट्राइक्लिनिक है। सबसे ऊपर और सबसे नीचे देख लो। इज दिस क्लियर? यस। तो फाइनली इस तरह से आपको याद करने हैं। तो अब हम चलते हैं नंबर ऑफ एटम इन यूनिट सेल। तो इसको जरा कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहले सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। इसमें एटम कहां होते हैं? सिर्फ और सिर्फ कॉर्नर पे। कॉर्नर का कंट्रीब्यूशन होता है सिर्फ 1/8। तो टोटल 8 कॉर्नर होते हैं। 1/8 से मल्टीप्लाई करोगे, क्योंकि एटम यूनिट सेल के अंदर सिर्फ 1/8 पार्ट में ही होता है, तो इसका टोटल कंट्रीब्यूशन निकल के आएगा 1। तो सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में दिखते हैं कि 8 एटम हैं, समझ में आ गया, कॉर्नर पे, बट एक्चुअल उसका कंट्रीब्यूशन कितना होता है? मात्र 1। लुक एट इट, ऐसे समझ में आएगा आपको, क्योंकि एटम का कंट्रीब्यूशन यूनिट सेल के अंदर बहुत ही कम है। समझ में आ गया? ये बम के जैसे लग रहे हैं। चलो फाइनली अब आते हैं नेक्स्ट, हमारे पास क्या है? बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। इसमें क्या होता है?
कॉर्नर पे तो होती है, एक एटम अंदर होता है, तो कॉर्नर वालों का तो कंट्रीब्यूशन तुम्हें पता है 1 है, इसमें एक अंदर भी है तो कितना हो गया 2, तो इसका जो कंट्रीब्यूशन होता है 8 इंटू 1/8 प्लस 1, क्योंकि एक अंदर भी है तो 2 हो गया। अब आते हैं फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल की तरफ। इसमें एटम कहां होते हैं, एक तो कॉर्नर पे होते हैं और फिर फेस के हर फेस पर भी होते हैं। तो कॉर्नर का कंट्रीब्यूशन तुम्हें पहले से पता है 8 इंटू 1/8, फेसेस कितने होते हैं टोटल, किसी क्यूब के फेस होते हैं 6, और एक फेस का कंट्रीब्यूशन आधा एटम अंदर होता है आधा बाहर होता है, अगर फेस पे रख भी दोगे तो 6 इंटू हाफ, तो टोटल कितना आएगा 4। तो फेस सेंटर्ड के लिए 4 होता है, बॉडी सेंटर्ड के लिए 2 होता है, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल के लिए 1 होता है। अब आता है क्लोज पैकिंग की तरफ चलते हैं। तो सबसे पहले आता है क्लोज पैकिंग में 1D पैकिंग। 1D पैकिंग का मतलब एटम को सिर्फ एक ही डायरेक्शन में आप लोगों को लगाना है। जरा आप चेक करो, इसको 1D पैकिंग कहते हैं। आपने क्या किया, एटम लिए एक एक करके ऐसे लगा दिए। अगर आप कोई पूछे तो कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है 2, क्यों, आप इस एटम को उठाओ, उसके इस तरफ भी एक ही टच कर रहा है, उसके इस तरफ भी एक ही टच कर रहा है, तो कोऑर्डिनेशन नंबर का मतलब होता है नंबर ऑफ एटम टचिंग, टची कौन टच कर रहा है, तो 2 ही एटम टच कर रहे हैं, इसलिए कोऑर्डिनेशन नंबर 2 है। अब आते हैं क्यूबिक क्लोज पैकिंग 2D। 2D में कैसे होगी, अब 2D की क्यूबिक क्लोज पैकिंग को देखो, एक तो होती है स्क्वायर क्लोज पैकिंग, ए टाइप की, मतलब जरा समझो, आपने लड्डू लगाने शुरू किए, तो आपने क्या किया, पहली वाली लेयर लगाई, उसके जस्ट ऊपर लड्डू लगाने का तरीका क्या है, दूसरी लेयर भी ऐसे लगा दी। कभी लड्डू लगाए, बड़ा मजा आता है, आपके घर में शादियां हो और लड्डू के थाल आए हों बहुत बड़े बड़े, और आपकी मम्मी बोल रही है चलो डब्बे में लड्डू डालो चलो, तो तुम्हारा तरीका क्या हो सकता है लड्डू डालने का, आप ऐसे करके एक लाइन लगाओ लड्डू की, उसके ऊपर सेम लाइन दूसरी भी एज इट इज लगा दो, तो इसको बोलते हैं स्क्वायर क्लोज पैकिंग। करा होगा आप लोगों ने। और स्क्वायर क्लोज पैकिंग का जो कोऑर्डिनेशन नंबर होता है 4 होता है। क्यों, अगर आप ध्यान से देखोगे तो हर एक एटम को टोटल 4 एटम टच कर रहे होते हैं, इसलिए इनका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है 4। आई रियली लव लड्डू, मुझे लड्डू बहुत पसंद है, बूंदी के लड्डू, ओ माय गॉड, मुझे सूरतगढ़ की याद आ गई। सूरतगढ़ में ना एक, अगर आपको पता हो तो वहां पर है ना खेजड़ी मंदिर है, रेगिस्तान का टीला है, और उसके ऊपर हनुमान जी का मंदिर है, खेजड़ी के ऊपर हनुमान जी का मंदिर है, और वहां पे मतलब हम लोग जाते थे, तो वहां पे दुकानें भी हैं वैसे मिठाइयों की, लेकिन हम लोग खुद से लड्डू लेके जाते थे चढ़ाने के लिए। तो इतने लड्डू भगवान तो चढ़ाएंगे, लेकिन हमारे मुंह में ज्यादा पानी आता था देख देख के। आई रियली लव, मतलब बूंदी के लड्डू तो माशाल्लाह, मतलब मैं क्या ही बताऊं, मैं तो कोई वर्ड ही नहीं है मेरे पास। तो अगर आप बूंदी के लड्डू कभी खाए हो ना, बहुत मजा आता है यार बूंदी के लड्डू में। ओ माय गॉड, भूख लग रही है, जल्दी खत्म करते हैं चलो। तो इनको बोलते हैं आप स्क्वायर क्लोज पैकिंग, ठीक है। तो इनका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होता है, क्योंकि हर एक एटम 4 एटम को टच कर रहा होता है। ऐसी 2D पैकिंग स्क्वायर नहीं होती, स्क्वायर के अलावा एक और हो सकती है, इसको बोलते हैं हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। ये कैसे होती है, आप लड्डुओं को ऐसे लगाओ, कैसे, ए बी टाइप की स्क्वायर, जैसे आपने एक लेयर लगा दी ऐसे लड्डुओं की, अब इन दोनों लड्डुओं के बीच में जो जगह है वहां पर आपने इस लड्डू को लगाया। जरा ट्राई टू अंडरस्टैंड, समझ में आया। तो अब ये ऊपर वाली लेयर और नीचे वाली लेयर एक दूसरे से डिफरेंट है, फिर जो तीसरी लेयर लगाओगे वो पहली वाली लेयर के जैसी होगी, तो इस पैकिंग को बोलते हैं ए बी टाइप पैकिंग, इसको हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग बोलते हैं। अब हेक्सागोनल क्यों बोला, क्योंकि जब आप किसी एक एटम को पकड़ोगे तो वो 6 एटम को टच कर रहा होगा, 1 2 3 4 5 6, इसलिए इसको बोलते हैं हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। तो 2D में 2 पैकिंग हो गई, 1D में तो एक ही पैकिंग होती है, 2D में 2 तरह की, स्क्वायर एंड हेक्सागोनल, ठीक है। अब देखो 3D में पैकिंग की तरफ चलते हैं, 3D पैकिंग कैसे होती है, ठीक है। अब आप चलते हैं यहां पर 3D पैकिंग की तरफ, जिसको बोलते हैं सिंपल क्यूबिक पैकिंग। एक होती है सिंपल क्यूबिक पैकिंग, वो कुछ नहीं है, आपने क्या किया 3D में भी, जैसे आपने नीचे एक लेयर लगाई थी, सेम आपने कभी लड्डू लगाए होंगे ना, एक बड़ा बॉक्स दे दिया मान लो, जैसे नीचे लड्डू लगाए सेम ऊपर वाली परत भी सेम ही है, उसको बोलते हैं ए टाइप पैकिंग। ये ए टाइप पैकिंग है, इसको ए टाइप पैकिंग बोलता है। कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होता है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो हर एक एटम को 6 एटम टच कर रहे होंगे, आगे पीछे ऊपर नीचे दाएं बाएं 6, तो इनकी कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होता है। फिर होता है हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। नाउ दिस पैकिंग इज रियली वेरी इंटरेस्टिंग। इनकी पैकिंग कैसी होती है, ए बी टाइप की पैकिंग होती है, और टोटल एक एटम को 12 एटम टच कर रहे होते हैं, तो कोऑर्डिनेशन नंबर 12 होता है। ए बी टाइप की पैकिंग होती है और 12 कोऑर्डिनेशन नंबर होता है, एक एटम को 12 एटम टच कर रहे होते हैं। मान लो ना, आप ये देख लो, ये 12 कैसे होते हैं, ये बीच वाला ले लो तो 6 तो आजू बाजू के हो गए, 3 ऊपर 3 नीचे, 12 हो गए। इसको हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। फिर होती है क्यूबिक क्लोज पैकिंग, ये एबीसी टाइप की पैकिंग होती है।
देखो ए बी सी, मतलब ए बी सी ए बी सी ए बी सी ए बी सी, मतलब ए वाली बी से मैच नहीं करेगी, बी वाली सी से मैच नहीं करेगी। और इस तरह से पैकिंग जो होती है क्यूबिक क्लोज पैकिंग होती है, सबसे बढ़िया वाली पैकिंग यही होती है। इनमें भी कोऑर्डिनेशन नंबर 12 ही है, लेकिन एफिशिएंसी 74% होती है। एबीसी पैकिंग बोलते हैं, क्यूबिक क्लोज पैकिंग है, इसको एफसीसी पैकिंग भी कहते हैं। इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 12 ही है, मतलब एक एटम को 12 ही एटम टच कर रहे होते हैं, इसको एबीसी पैकिंग कहते हैं। समझ में आया सब लोगों को? अब वॉइड्स की बात करते हैं। अगर आप सॉलिड में वॉइड देखोगे तो एक होता है टेट्राहेड्रल वॉइड, ठीक है। अब टेट्राहेड्रल वॉइड का क्या मतलब है? 4 गेंदों से मिलकर बनने वाले वॉइड को, जगह को, मतलब आपने 4 गेंदें ले ली, 3 नीचे लगा दी, 1 2 3, एक उसके ऊपर लगा दी, तो नीचे से देखोगे तो उसके पास जगह खाली मिलेगी तुम्हें, उसको टेट्राहेड्रल वॉइड कहते हैं। समझ में आया? एक होता है ऑक्टाहेड्रल वॉइड, 6 गेंदों से मिलके बनने वाले वॉइड को, मतलब 3 गेंदे नीचे 3 गेंदे ऊपर, फिर बीच में एक जगह दिखेगी तुम्हें, दिखाई दे रहा है, उसी को ऑक्टाहेड्रल वॉइड कहते हैं। समझ में आया? अब जरा चेक करना, किसी भी लैटिस के अंदर अगर आप मान लो कि सीसीपी या एचसीपी है, उसमें बोलूं कि नंबर ऑफ एटम n है, तो उसमें ट्वाइस ऑफ n टेट्राहेड्रल वॉइड होंगे और n टाइम्स ऑक्टाहेड्रल वॉइड होंगे। अब इसको इस तरह से समझो, जैसे कि मान लो आपके पास है ना एफसीसी पैकिंग है, तो आप बताओ कि एफसीसी पैकिंग में टोटल नंबर ऑफ एटम कितने होते हैं पर यूनिट सेल? 4। तो उसमें टेट्राहेड्रल वॉइड कितने होंगे? 8, जस्ट डबल। ऑक्टाहेड्रल वॉइड कितने होंगे? 4, यही लिखा हुआ है। अगर ये n है तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड कितने होंगे? n, और टेट्राहेड्रल ट्वाइस ऑफ n, तो टेट्राहेड्रल डबल होंगे और ऑक्टाहेड्रल उतने ही होंगे। ये वॉइड होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो काफी बार सवाल लेके जाता है, ठीक है, आपको ध्यान रखना है। अब हम आगे चलते हैं, रिलेशनशिप बिटवीन ए डी आर। ए क्या है? एज लेंथ, डी क्या है यहां पर बताओ मुझे? ये डायमीटर, और आर क्या है यहां पर? रेडियस। तो चलो मैं आपको सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में एडीआर का रिलेशन क्या होता है सबको पता होने चाहिए। जस्ट राइट डाउन चैट सेक्शन, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में ए और आर में क्या रिलेशन होता है? जस्ट राइट डाउन चैट सेक्शन में लिख के बताओ, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में ए और आर में क्या रिलेशन होता है? लिख के बताओ फटाफट से। ए और आर में किस दे बेटा, छोड़ दे, किस दे हो गया तेरा? ए और आर में रिलेशन बता। व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन ए एंड आर? लिख के बताओ। ए और आर में क्या रिलेशन होता है? ए ट्वाइस ऑफ आर। बहुत बढ़िया। ए ट्वाइस ऑफ आर होता है या आर ए बाई 2 होता है? बहुत बढ़िया, तुम बहुत बच्चे पढ़ने लग गए हो आज, ये बात तो माननी पड़ेगी भाई, कमाल कर दिया। सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल के अंदर ए ट्वाइस ऑफ आर के बराबर होता है, ये आपको पता होना चाहिए। या फिर हम लोग बोले ट्वाइस आर डी के बराबर होता है, डायमीटर रेडियस का डबल डायमीटर होता है, तो डी ए के बराबर होता है सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल के लिए। या फिर हम लोग बोले आर ए बाई 2 होता है, या फिर ए ट्वाइस ऑफ आर होता है, बच्चों ने लिख दिया, सबको पता है, बहुत इंटेलिजेंट। एफसीसी की बात करते हैं, एफसीसी में डी और ए में क्या रिलेशन होता है? उसके लिए आपको आर वाला रिलेशन अगर पता है तो फिर आपका काम चल जाएगा। एफसीसी के अंदर क्या होता है? 4r किसके बराबर होता है? √2a के बराबर होता है। अब आपको पता है ट्वाइस आर डी के बराबर होता है, समझ में आ गया? तो यहां लिख सकता हूं 2d किसके बराबर होता है? √2a के। समझ में आ गया? तो d किसके बराबर है? √2/2, यानी कि a/√2 ये होता है। तो इस तरह से रिलेशन निकाल सकते हो। तो यहां पर 4r √2a के बराबर होता है एफसीसी पैकिंग के अंदर, समझ में आ गया? और हमको पता है कि d किसके बराबर होता है? ट्वाइस ऑफ r के। तो 2d √2a के बराबर और d तो a/√2 के बराबर हो गया, सही है? तो चलो चेक कर लेते हैं। यस, d a/√2 करेक्ट। एंड फाइनली क्या कह सकते हैं? a r a/2√2 के बराबर होता है। अब अपन बात करते हैं बीसीसी पैकिंग की। तो बीसीसी पैकिंग में आपको पता होना चाहिए कि 4r किसके बराबर होता है? √3a के बराबर होता है। तो इसका मतलब यहां पर 2d किसके बराबर होगा? √3a के बराबर होगा। या फिर d किसके बराबर होगा? √3a/2 के बराबर होगा। ये आपको याद होना चाहिए। तो मैं आपको दिखा देता हूं, ये देखो d √3a/2 है ना, और r √3a/4। खत्म हो गया, बल्ले बल्ले, बहुत बढ़िया। सो इस तरह से आप इसको याद कर सकते हो। अब हम चलते हैं पैकिंग एफिशिएंसी की तरफ। पैकिंग एफिशिएंसी की बात कर लेते हैं। सिंपल क्यूबिक की पैकिंग एफिशिएंसी मात्र कितनी होती है? 52.8, यानी कि 53% ज्यादा नहीं होती है। सिंपल क्यूबिक यूनिट अब निकालते कैसे हैं वो मैटर नहीं करता, बट आप चाहो तो निकाल के देख लो। नंबर ऑफ एटम कितने, ठीक है, एक एटम का वॉल्यूम लिखा है और यूनिट सेल का वॉल्यूम। जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल का टोटल रख दोगे जब आपके पास, ऐसे इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, तो 52.4 इसकी पैकिंग निकल के आएगी। कैसे निकालते हैं? सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल के अंदर नंबर ऑफ एटम कितने होते हैं जरा बताओ? 1। एक एटम स्फेरिकल शेप का होता है, तो
एक एटम का वॉल्यूम कितना हुआ 4/3 पाई आर क्यूब, और पूरे यूनिट सेल का वॉल्यूम कितना है a क्यूब। और आपको यह भी पता है कि a ट्वाइस ऑफ r के बराबर होता है सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल की, तो वो रख दो। जब कैलकुलेट करोगे तो फाइनली 52.4% आएगा। इसी तरह से आपको निकालना है, ठीक है। अब सिंपल के बाद बीसीसी की बात करते हैं। 68% इसकी पैकिंग एफिशिएंसी होती है। अगेन एन की वैल्यू बीसीसी में 2 है, ये 4/3 पाई आर क्यूब, ये एटम का वॉल्यूम होता है, मैथमेटिकल फॉर्मूला है, और a क्यूब। और आपको सिर्फ इतना करना है, यहां पर 4r√3a के बराबर होता है, a की वैल्यू उठा के रख दो इसके अंदर। जब आप कैलकुलेट करोगे तो ये आएगा 68%। कितना आएगा 68%। तो 68% पैकिंग एफिशिएंसी होती है बीसीसी की। एफसीसी की बात कर लेते हैं। एन की वैल्यू कितनी होती है एफसीसी के लिए 4, और यहां पर रिलेशन क्या होता है 4r√2a के बराबर होता है। जब रख दोगे तो 74% आएगा। कितना आएगा 74%। तो सब बच्चों को याद होना चाहिए। याद हो गया, बल्ले बल्ले, बहुत बढ़िया। अब हम चलते हैं आगे। नेक्स्ट हमारे पास रेडियस रेशियो, थोड़ा सा याद कर लो, काम आएगा। रेडियस रेशियो से आपको अंदाजा लग जाता है। यहां पर रेडियस रेशियो का मतलब क्या होता है, कैटायन का रेडियस और एनायन का रेडियस, उसी को रेडियस रेशियो बोलते हैं। मान लो कि आपके पास एक आयनिक सॉलिड है, तो उसमें कैटायन होगा और एनायन होगा, इनके रेशियो को रेडियस रेशियो कहते हैं। कैटायन का रेडियस क्या है और एनायन का रेडियस क्या है। अगर ये रेशियो, ध्यान से समझना, अगर ये रेशियो लाई करता है 0.155 से 0.225, तो रेडियस रेशियो बहुत कम है। इसका मतलब कोऑर्डिनेशन नंबर मात्र 3 है। और यहां पर स्ट्रक्चर कैसी होगी, ट्राइगोनल प्लेनर, ठीक है। और यहां पर देखो, ये देख के भी जाओगे थोड़ा बहुत अंदाजा लग जाएगा। बोरॉन ट्राइऑक्साइड इसका एग्जांपल है, B2O3। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट इंपॉर्टेंट क्या है, ये इंपॉर्टेंट है। अब ये याद कर लो, 0.225 से 0.414, अगर ये रेडियस रेशियो निकल के आता है तो कोऑर्डिनेशन नंबर होता है 4। स्ट्रक्चर बनेगी टेट्राहेड्रल। जिंक सल्फाइड उसका एग्जांपल है, और ये 100% नीट में पूछा गया है। सबको समझ में आ गया, याद रखना, फिर मत कहना मैंने बताया नहीं। उसके बाद रेडियस रेशियो 0.414 से लेके 0.732, तो यहां पर कोऑर्डिनेशन नंबर है 6। पैकिंग बनेगी एफसीसी वाली पैकिंग, ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर बनेगी। एग्जांपल के तौर पे NaCl, सबको पता होना चाहिए कि NaCl की रेडियस रेशियो 0.414 से 0.732 के बीच में होती है। कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होता है, याद होना चाहिए। आखिरी 0.732 से 1, कोऑर्डिनेशन नंबर बनेगा 8। बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल बनेगी, एग्जांपल के तौर पे CaCl, बड़े कॉमन एग्जांपल है। लास्ट के 3 तो सबको याद होने चाहिए। रेडियस रेशियो 0.225 से 0.414, 0.2 से 0.4, 0.4 से 0.7, 0.7 से 1, इतना तो याद कर लो। 0.2 से 0.4, 0.4 से 0.7, 0.7 से 0.1, है ना। 4, 6, 8 टेट्राहेड्रल, ऑक्टाहेड्रल एंड बॉडी सेंटर्ड। एग्जांपल के तौर पे ZnS, NaCl एंड CHCl। याद हो गया। किस किस को सारे एग्जांपल याद हो गए। 3 लास्ट के याद करने को बोल रहा हूं मैं, तो पहला वाला याद ही नहीं करने को बोल रहा। जस्ट राइट डाउन चैट सेक्शन की सर हमें याद हो गए। लिखो अभी के अभी। कम ऑन डूड, लिखते नहीं हो, मजा नहीं आता। तुम आज सब किस डे कर रहे हो तुम बेटा, पढ़ते कब करोगे। लिखो अभी चैट सेक्शन में। मुझे याद हो गया, याद हो गए। बस ये टिंकू जिया को याद हुआ है, सॉरी सौंदर्य जिया को इसका नाम रख दिया टिंकू जिया नहीं, सौंदर्य जिया इज द रेगुलर स्टूडेंट ऑफ अस एंड वी नेम्ड हर एज टिंकू जिया नहीं, ठीक है। चलो तो फाइनली अब चलते हैं हम लोग आगे। याद हो गया सबको, बल्ले बल्ले, यस, मुझे भी बहुत बढ़िया, अमेजिंग। चलो तो आगे चलते हैं। नेक्स्ट, अभी रेडियस रेशियो में लास्ट के 3 याद कर लेना। डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल की डेंसिटी का फॉर्मूला तो सबको पता है। क्या है इसका फॉर्मूला, जन्म जन्म जन्म, ये तो सबको याद करवाया था मैंने। एक गाना है तुम्हारा, कौन सा वाला, वैलेंटाइन पे सब बच्चों को याद होता है गाना, मतलब बच्चों को क्या, जो कपल्स होते हैं ये गाना जरूर सुनते हैं। जन्म 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 साथ चलना यूं ही। बताओ ये गाना गाया किसने था, अरिजीत सिंह ने। तुम्हें ये लॉजिक बताया किसने, A² ने। तो टोटल कितना हो गया, ये अरिजीत सिंह, ये A² ने तुम्हें लॉजिक बताया, अरिजीत सिंह ने गाना गाया, तो टोटल कितना हो गया A³। तो अब ये बस इतना सा याद रखना है, इट्स वेरी सिंपल लॉजिक। लिखोगे ज न म A³ क्या लॉजिक है। जन्म जन्म जन्म, Z मतलब रैंक, दैट इज नंबर ऑफ एटम, M मतलब मोलर मास, N मतलब एवोगैड्रो नंबर, A क्या है वॉल्यूम, सॉरी A³ वॉल्यूम है, A एज लेंथ है। दिस इज द फॉर्मूला फॉर डेंसिटी। जन्म जन्म जन्म, देखो ज ऊपर आएगा, न छोटा है तो नीचे, फिर म ऊपर, खत्म। जन्म जन्म जन्म, अरिजीत सिंह ने गाया है, A² ने बताया, तो A³ लगा देना, खत्म हो गई कहानी।
सही है? तो ये तरीका याद करने का। तो जन्म जन्म जन्म, देखो जन्म 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 3 बार गाया तुमने, एक ही क्यूब लगा देना। ये डेंसिटी है, इस तरह से इसको याद करना है। ये इनके यूनिट्स हैं। डेंसिटी का यूनिट सबको पता है, इसकी कोई यूनिट नहीं होती। मोलर मास का यूनिट पता है, इसका सेंटीमीटर में मोल इनवर्स होता है। ये डेंसिटी का फॉर्मूला होगा। अब आते हैं अपन इम्परफेक्शन इन सॉलिड। सॉलिड्स में इम्परफेक्शन होती है, मतलब सॉलिड है ना, दिखते हैं बट वो होते वैसे नहीं है जैसे दिखते हैं। सो इन दैट केस इम्परफेक्शन इम्प्योरिटी कहलाता है। वो कैसे होता है जरा देखो। इम्परफेक्शन 2 तरह के, तो पॉइंट डिफेक्ट, एक लाइन डिफेक्ट, 2 तरह के हैं। ठीक है, ये पॉइंट डिफेक्ट क्या होता है, वैसे ये ज्यादा पूछे हैं, लाइन डिफेक्ट ज्यादा आते हैं। तो डिफेक्ट अराउंड अ पॉइंट और एटम इज कॉल्ड पॉइंट डिफेक्ट। एक एटम की वजह से कोई डिफेक्ट आ जाए तो पॉइंट डिफेक्ट कहलाता है, लेकिन अगर पूरी रो में ही डिफेक्ट है तो वो लाइन डिफेक्ट कहलाता है। अभी इतने इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है। पॉइंट डिफेक्ट अब क्या होता है, स्टोइकियोमेट्रिकल डिफेक्ट पॉइंट डिफेक्ट होते हैं, उसमें कोई स्टोइकियोमेट्री चेंज नहीं होती है। समझ में आ गया? तो पॉइंट डिफेक्ट, सॉरी यही आता है, पॉइंट डिफेक्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। स्टोइकियोमेट्रिकल डिफेक्ट एंड नॉन स्टोइकियोमेट्रिकल डिफेक्ट। स्टोइकियोमेट्री में आपकी स्टोइकियोमेट्री एटम की चेंज नहीं होगी, जितने कैटायन है उतने एनायन रहेंगे। नॉन स्टोइकियोमेट्री के लिए अंदर आपकी स्टोइकियोमेट्री चेंज हो सकती है, कैटायन ज्यादा हो सकते हैं, एनायन कम, एनायन ज्यादा हो सकते हैं, कैटायन कम, तो वहां स्टोइकियोमेट्री चेंज हो सकती है। ठीक है, और फिर आता है इंप्योरिटी डिफेक्ट। ये कोई बाहर से कोई एटम आ जाए तो उसको इंप्योरिटी डिफेक्ट कहते हैं। तो पॉइंट डिफेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, वही सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं। सबसे पहले आते हैं फॉर नॉन आयनिक सॉलिड, ये 2 तरह के होते हैं। नॉन आयनिक मतलब आयन नहीं हो तो वैकेंसी डिफेक्ट, कोई भी एटम यहां से बाहर निकल के चला गया, वैकेंसी होगी, उसको वैकेंसी डिफेक्ट कहते हैं। एटम मिसिंग होता है, मिसिंग है एटम तो डेंसिटी में कमी आ जाएगी। और अगर हम लोग यहां पर बोले इंटरस्टिशियल डिफेक्ट, तो यहां पर क्या है ना कि अच्छा खासा अरेंजमेंट था, बीच में कोई बोलते हैं कि ना मियां बीबी और वो, तो यहां पर एटम लगे हुए थे, अचानक से कोई वो भी आ गया बाहर से। समझ में आ गया? इसको इंटरस्टिशियल डिफेक्ट, बाहर से कोई एक्स्ट्रा एटम आ जाता है, इसको इंटरस्टिशियल। अब आयनिक के अंदर क्या होता है, आयनिक में पहला डिफेक्ट है फ्रैंकल डिफेक्ट, ज्यादा ही फ्रैंक। ये फ्रैंकल मतलब इंटरस्टिशियल के जैसा ही होता है, पर यहां पर ये आयनिक है, मतलब केटायन है, एनायन है, केटायन है, एनायन है, लेकिन अचानक से कोई एनायन या कोई केटायन जो कि छोटा होता है वो निकल के कहीं ऐसे चिपकने लगता है, मतलब फ्रैंक होने लगता है, आगे घुसता है जगह पे, इसको फ्रैंकल डिफेक्ट कहते हैं। मतलब कोई केटायन अपनी जगह से निकल के, छोटा होता है तो कहीं और जाके अपने आप को एडजस्ट करता है, जैसे यहां से निकल के यहां आ गया, तो इसको फ्रैंकल डिफेक्ट कहते हैं। समझ में आ गया? यहाँ डेंसिटी में कमी नहीं आती, क्यों? क्योंकि एटम बाहर नहीं निकला है, अंदर ही एडजस्ट हुआ है, तो डेंसिटी चेंज नहीं होती है। लेकिन इसके एग्जांपल AgCl, AgBr, ZnS, दीज आर द एग्जांपल ऑफ फ्रैंकल डिफेक्ट। एक होता है शॉर्ट की डिफेक्ट, शॉर्ट ही हो जाता है। मेरा याद बड़ा अच्छे से करता था, फ्रैंकल मतलब फ्रैंक होना, कोई भी जाके चिपक रहा है कहीं, अपनी जगह से उठ के कहीं चिपकने लग जाता है, छोटा केटायन। शॉर्ट की मतलब शॉर्ट ही हो गया, चिपक रहे थे पहले ये दोनों, है ना, पहले तो ये वो वाला प्रपोज डे, वो वाला फिर हक डे, चॉकलेट डे बनाया चिपक चिपक के, फिर उसके बाद गायब भी हो गए धन सोसाइटी से। शॉर्ट भाग गए कहीं दूसरे पार्क में कहीं वो पहाड़ों के पीछे, तो फाइनली दिस इज कॉल्ड शॉर्ट की डिफेक्ट। शॉर्ट की मतलब केटायन और दोनों गायब हो गए, पर ये दोनों के दोनों डिफेक्ट जो है बेसिकली वो स्टोइकियोमेट्रिकल डिफेक्ट है, स्टोइकियोमेट्री चेंज नहीं होती। यहां से केटायन और एनायन दोनों निकल जाते हैं, इसको शॉर्ट की डिफेक्ट करते हैं। एग्जांपल के तौर पे यहाँ पर एग्जांपल क्या होता है जरा देखो, केटायन और एनायन दोनों मिसिंग है, इसका मतलब डेंसिटी डिक्रीज हो जाएगी। एग्जांपल के तौर पे NaCl, KCl, AgBr, दीज आर द एग्जांपल्स। अब चलते हैं नॉन स्टोइकियोमेट्रिकल डिफेक्ट में। नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट में मेटल एक्सिस डिफेक्ट, मेटल की एक्सिस हो जाती है, ठीक है, अपने आप से, तो इसका मतलब स्टोइकियोमेट्री चेंज हो जाएगी। अब ये कैसे होगा? एनायन की वैलेंसी से हो सकता है, मतलब एनायन गायब हो गया। अगर एनायन ही गायब हो गया तो केटायन तो अपने आप, उसकी केटायन की क्या बढ़ जाती है, केटायन की संख्या तो बढ़ी जाएगी। केटायन कौन होता है? मेटल, तो मेटल एक्सिस डिफेक्ट उसको कहते हैं। यहां से अचानक से क्या होगा, एनायन अपना इलेक्ट्रॉन छोड़ के गायब हो जाएगा वहां से, और इसी को एफ सेंटर बोलते हैं, जिसकी वजह से आपको कलर दिखाई देता है। ठीक है, एक तो होता है ड्यू टू एनायन वैकेंसी, और फिर दूसरा होता है ड्यू टू एक्स्ट्रा केटायन, मतलब आप आराम से पड़ा हुआ है, अचानक से बाहर से कोई एक्स्ट्रा केटायन आ गया, तो केटायन की क्या हो गई, एक्सेस हो गई, अपना इलेक्ट्रॉन भी साथ लेके आया है, इसको बोलते हैं केटायन, क्या बोलते हैं, एक्स्ट्रा केटायन की वजह से मेटल एक्सेस हो गया। एग्जांपल के तौर पे ZnO, जिंक ऑक्साइड इज द एग्जांपल। केटायन की साइज छोटी होनी चाहिए तभी केटायन एक्सेस में आ सकता है, क्योंकि छोटी साइज ही घुस सकती है, बड़ी साइज वाला तो घुस ही नहीं सकता। ठीक है, अब आते हैं हमारे पास एग्जांपल के तौर पे हीटिंग जिंक ऑक्साइड। अगर आपने जिंक ऑक्साइड को हीट किया, ठीक है, तो Zn+2 आयन, ऑक्सीजन और 2 इलेक्ट्रॉन, ऐसा आपको दिखाई देता है। हीटिंग के टाइम पे आपको देखो पीछे हीटिंग कर रहे हैं तो येलो येलो हो जाता है, तो ये आपको पता होना चाहिए। और एक्चुअली कलर आता है किसकी वजह से, इलेक्ट्रॉन की वजह से, इलेक्ट्रॉन फ्लो होने की वजह से कलर आता है। ये जिंक ऑक्साइड में इस तरह से जब घुसते हैं इलेक्ट्रॉन, जिंक के साथ घुसता है, तो इस वजह से इनमें कलर आने लगता है, लग जाते हैं।
अब आते हैं मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट। ये तब होता है जब कोई मेटल के पास एक से ज्यादा वैलेंसीज मतलब ऑक्सीडेशन स्टेट वाले हों, जैसे कि आयरन Fe+2 में भी रहता है, Fe+3 में भी रहता है, तो Fe+2 वाले 3 गायब करके Fe+3 वाले 2 डाल दो तो आपकी चार्ज तो उतनी रहेगी। मान लो Fe+2 गायब किया, +2 गायब कर दिया और 2+3 के डाल दिए, तो चार्ज तो उतना ही रहा, लेकिन यहां से मेटल गायब हो गया। इसको मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट कहते हैं। लेकिन ये तब पाया जाता है जब आपके पास वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट वाली आपको एटम हो। ठीक है, सो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट की एटम होती है, FeO इज एग्जांपल। और इसमें कैसा दिखाई देगा, ऐसा देखो, मेटल 0.95 ही है, ऑक्सीजन 1 है, तो ये मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट हो गया। इंप्योरिटी डिफेक्ट आखिरी, कोई बाहर का आएगा अंदर घुस जाएगा, समझ में आ गया, इसको इंप्योरिटी कहते हैं। बाहर से कोई फॉरेन एटम आएगा अंदर घुसेगा और यहां से 2 एटम को रिमूव कर देगा, उसको इंप्योरिटी डिफेक्ट कहते हैं। ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ 1 Sr+2 फॉरेन आयन है जो कि 2 Na+ को बाहर निकाल दिया ताकि चार्ज बैलेंस हो सके। तो यहां पर बेसिकली वो बाहर से आया है, 2 Na+ को बाहर निकाल दिया, लेकिन ये एक तरह की इंप्योरिटी है, इसको इंप्योरिटी डिफेक्ट कहते हैं। फाइनली सॉलिड स्टेट खत्म। ये थी तुम्हारी थ्योरी। किस किस को लगा कि उसे पूरा का पूरा याद हो गया? जस्ट राइट डाउन चैट सेक्शन, फटाफट से लिख के बताओ किस किस को पूरा याद हो गया। चैट खोल दी मैंने, जल्दी से बताओ किस किस को पूरा याद हो गया। राइट डाउन चैट सेक्शन। आप लोगों के लिए गाना गा देता हूँ, फिर उसके बाद में गाना सुनोगे तुम लोग, तो तुम्हारे लिए कल प्यार मोहब्बत का दिन है, तो मैं तुम्हारे लिए गाना गा देता हूँ। ठीक है, कौन सा गाना सुनोगे बताओ? तुम्हारे लिए मेरा फेवरेट गाना दिल संभल जा जरा, फिर मोहब्बत करने चला है तू दिल, यहीं रुक जा जरा, फिर मोहब्बत करने चला है तू दिल। ऐसा क्यों गर हुआ जानू ना, मैं जानू ना, दिल संभल जा जरा, फिर मोहब्बत करने चला है तू दिल, यहीं रुक जा जरा, फिर मोहब्बत करने चला है तू। तेरी नजदीकियों की खुशी बेहिसाब थी, हिस्से में फासले भी तेरे बेहिसाब आए। मैं हूं जो दूर तुमसे हूं, क्यों दूर मैं रहूं, तेरा गुरूर हूं। नहीं, बेख्याली में भी तेरा ही ख्याल आए, क्यों बिछड़ना है जरूरी ये सवाल आए। ना 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 हे ना ना हो ना ना ना। एक मेरा बहुत अच्छा गाना है कबीर सिंह का, मुझे बहुत अच्छा लगता है, और वो गाना ये है, वो गाना था ना उसका, मेरा पहला पहला, वो कबीर सिंह का थोड़ा ही है प्यार है ये
वो आंखों में एतबार है ये, वो नहीं, वो कौन सा था, वो गाना भूल गया हूं मैं। एक वो बहुत पुराना गाना, बड़ा अच्छा गाना है। सूरज हुआ मध्यम, चांद जलने लगा, आसमां ये हाय क्यों पिघलने लगा, मैं ठहरा रहा जमीन चलने लगी, धड़काए दिल सांस थमने लगी, हो क्या ये मेरा पहला पहला प्यार है सजना। ठीक है आखिरी गाना, चलो आज का आखिरी गाना गा देते हैं। गाना, आखिरी गाना, कौन सा वाला? कोई जाने ना पहचाने ना ये हुआ कैसे, तुम आ गए ख्वाबों में ऐसे, कोई जाने ना पहचाने ना ये हुआ कैसे, तुम आ गए ख्वाबों में ऐसे, बेवफा ओ बेवफा बेवफा जानू ना 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 दे ना 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 दे ना ना, डूबा डूबा रहता हूँ आंखों में तेरी, दीवाना बन गया हूं मैं चाहत में तेरी, अब दिल गुजरते नहीं, रातें कटती नहीं, तस्वीर से बातें बनती नहीं, तो आजा ना जा बेवफा, तान ना ना ने ना 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 na 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 na. Last song and that is किसी रोज उनसे मुलाकात होगी, मेरी जान उस दिन मेरे साथ होगी, मगर कब न जाने ये बरसात होगी, मेरा दिल है प्यासा मेरा दिल अकेला, हाय जरा तस्वीर से तू निकल के सामने आ मेरी महबूबा, मेरी तकदीर है तू मचल के सामने आ मेरी महबूबा, मेरी महबूबा, मेरी महबूबा, मेरी महबूबा, मेरी महबूबा, ना 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 ना। नहीं सर पढ़ाई प्लीज कर लो ना तुम, जिसको नहीं सुनना जा सकता है। आज मैं मूड में गाना गाऊंगा, देखो कल। ठीक है फाइनली मजा आ गया यार गाना गा के, क्या सुकून मिला कसम खुदा की। चलो जाते जाते कल जिसका प्रपोज एक्सेप्ट नहीं हो उनके लिए आखिरी गाना, तो वो तुम लोग गा सकते हो। कौन सा वाला? इसमें तेरा घाटा मेरा कुछ नहीं जाता, ज्यादा प्यार हो जाता तो दिल सह नहीं पाता,
कहीं जो बादल बरसे मैं देखूं तुझे आंखें भर के, तू लगे मुझे पहली बारिश की दुआ, तेरे पहलू में रह दूं। आई लव यू रश्मिका मंदना। किसी लिख रहा कोई रश्मिका मंदना है ना। जदो अंबरा बरसिया पानी, मिट्टी दी खुशबू, मिट्टी दी खुशबू, मिट्टी दी खुशबू आई। चलो तो फाइनली गुड नाइट गाइस, सो जाओ यार अब आराम से, टेंशन फ्री होके। बल्ले बल्ले, थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले सेशन में। बहुत बहुत शुक्रिया, है ना। वो मैंने जो गाना गाया था ना, वो किसी रोज तुमसे मुलाकात होगी, वो मैंने बहुत शिद्दत से गाया था, मतलब नहीं एहसास दिखे तुम्हें अंदर, है ना। फाइनली बहुत बहुत धन्यवाद, आराम से सो जाओ। कल है 14th और उसके बाद 15th। अपने प्यार के पंचनामे को उतारो अपने जहन से और पढ़ाई करो। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, दिस इज अरविंद।